डिजिटल प्यार यानी कि डेटिंग ऐप वाला प्यार, लेकिन कई बार ये प्यार जानलेवा हो जाता है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही विक्टिम से जो डेटिंग ऐप पर गया और 7 घंटे तक किडनैप रहा। उसने कई यातनाएं सहीं। पूरी घटना बहुत ही भयावह है। आइए बात करते हैं, कब आप डेटिंग ऐप पर गए थे और कैसे क्या हुआ? ये जो डेटिंग ऐप है टिंडर, इस पर था और मतलब 1-2 साल से था। बट रिसेंटली जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ दैट इज़ वेरी हॉरिबल, बहुत ज़्यादा भयंकर है और आपकी रूह काँप जाए ऐसा है। और 3 दिसंबर को मेरी फर्स्ट उनसे बात हुई और उसके बाद 3 जनवरी को मिलने का हुआ, नंबर व्हाट्सएप दिया गया और मैं आफ्टर ऑफिस निकल गया 7 बजे के आसपास और 8 बजे, साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँच गया था। तो मेट्रो गोकुलपुरी को वो आया और पिकअप करके ले गया। वीडियो कॉल मैंने की थी पहले कि वेरीफाई करने के लिए हु इज़ दिस पर्सन, लेकिन जाकर मतलब वो सेम था तो मैं बैठ गया और वो गलियों गलियों में घुमाकर मुझे एक जगह पर ले गया। बाद में पता चला वो प्रताप नगर था और वहाँ पर मैं गया, उसने ताला खोला, अंदर हम गए तो मतलब एक मतलब थी आपस में बातचीत, तो बस बैठे ही थे और ही वाज मतलब फोर्सिंग कि अनड्रेस हो जाऊं मैं, तो ही सक्सेसफुल मतलब उसने कर भी दिया। और जैसे ही ये हुआ ऐसे ही 4 लोग, 4 गुंडे वहाँ घुस गए और वो मुझे मारने लगे, पीटने लगे और ह्यूमिलेट करने लगे, गालियाँ देने लगे। तो आई वाज फुली डिस्टर्ब्ड कि क्या हुआ अचानक से। आई वाज सरप्राइज, शॉकिंग। और उसके बाद जो हुआ वो भयावह था। दे टोल्ड, उन्होंने बोला कि आप हमें आधार दीजिए। तो तो आप उसके घर के अंदर ही थे? यस, तो वो बोल रहा था मेरे चाचा का घर है, आज मेरी फैमिली नहीं है तो हम वीकेंड है साथ में मिलकर खाना वगैरह खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं ऐसा। तो जब मेरा आधार को मना कर दिया, मैंने कहा मेरा आधार क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा आधार देना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती मोबाइल खींचने लगे, मोबाइल ले लिया मेरा ज़बरदस्ती हाथ से। और उसके बाद उन्होंने मुझे दबाव बनाया कि आप व्हाट्सएप पे कर दो आधार। तो मैंने मना किया, तो मेरे कपड़े तो उन्होंने दिए ही नहीं थे। पूरी इतनी भरी ठंड, पूरे भयंकर 3 जनवरी का दिन रात्रि। तो उस समय उन्होंने मतलब मेरे को फिर बेड से उतार कर नीचे ज़मीन में गिरा दिया और कोई लात से, कोई बेल्ट से इतने बुरे ढंग से वो टार्चर करने लगे, मारने लगे। एक क्रिमिनल ने मेरा गला दबा दिया और फिर मतलब मुझे इस तरीके से अपने जीवन को बचाने के लिए मैंने जस्ट पैटर्न खोल के दे दिया कि मैंने कहा मैं खोलता हूँ, रुको रुको। और मैंने जैसे खोला तो उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद वो मेरा मोबाइल लेके मुझे कमरे में ताला बंद करके मतलब बाहर से लगा के, 2 क्रिमिनल मेरे साथ थे 18-19 साल के, और वो सब मेरे मोबाइल से यूपीआई के ज़रिए बाद में पता चला कि उन्होंने मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। तो उसके बाद कितने पैसे निकाले? कुल मिला के इन्होंने 1 रुपये से शुरू किया, 100 रुपये, 10,000, 20,000, 50,000, कुल मिला के इन्होंने, मैंने इनसे गुहार करता रहा मेरी ड्रेस दे दो, नहीं दी। पूरी मतलब उस समय ठंड में भयंकर भूखा प्यासा आफ्टर ऑफिस, तो इन्होंने 1.25 लाख रुपए निकाले। रात के 3 बजे तक इन्होंने ये कांड किया। और एटीएम से विड्रॉ किए सारे? नहीं, मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं था। सारे जो ट्रांज़ैक्शन है, पहले हम कहते थे कि लिक्विड मनी ही सेफ़ नहीं है, बट आजकल तो जो मोबाइल में हमारा अमाउंट है वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि दे यूज्ड माय मोबाइल। एंड जब मेरा पैटर्न खुल गया, उन्होंने मेरे मेल एक्सेस किए, मेरे आधार, मेरे पैन, मेरे सारे फैमिली के सारे डेटा लीक कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। उन्होंने सारे ऑनलाइन 7 बार आधार का ऑथेंटिकेट किया है। मेरे जितने भी बैंक अकाउंट थे, 2-3 एचडीएफसी और ये पीएनबी वगैरह, एसबीआई, तो उन्होंने सब में से सेंध लगाया, सबके पासवर्ड रीसेट किए। और ना जाने कौन सी ऐप से, जो कि इतना लिमिट भी होती है एक दिन की ट्रांजेक्शन की, ये सक्सेसफुल हुए। इन्होंने 3 शॉपिंग भी की है रात के 12 बजे के बाद। अब मुझे पता चलता है 1 महीने के बाद, मतलब इतना ये जो किया है इन्होंने, जब 10 साढ़े 10 बजे निकाल लिए थे सारे पैसे। और बाद में इन्होंने जो ये पैसे इनके अकाउंट में आए, तो ये इन्होंने कैश के रूप में एटीएम से अलग अलग जगहों में निकाला है। मतलब वो उसी दिन निकाल लिए ताकि मैं उनको वापस ना ले पाऊँ। कितने घंटे आप बंद रहे और उस दौरान क्या हुआ? 7 घंटे जब मैं बंद रहा, 2 लोग मेरे साथ थे, तो वो कभी स्मोकिंग कर रहे, कभी मजाक करते, कभी गाली गलौज करते। तो
तो उस समय तो बस यही है, परमात्मा ही मेरा सहारा था। मैंने कहा हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे जीवन की आज तो मैं बहुत ही संकट में हूँ। तो मैंने अपने इष्ट को भी याद किया और मैंने मतलब कहा कि मुझे मत टीज़ करो, जो भी करना है तुम कर ही रहे हो मेरे मोबाइल से, मेरे कपड़े तो दे दो ठंड में। मैंने सैकड़ों बार उनसे गुहार करी बट किसी ने नहीं सुनी और उस समय इतना परेशान मैं था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। घर में मुझे वापस जाना है, घर के लोग वेट कर रहे होंगे। मैंने मम्मी से बात करा तो नहीं किसी ने मेरी सुनी। बस तो यही है कि एक लड़का था जो मेरे साथ था मुस्लिम, बाद में पता चला वो मुस्लिम था। मतलब मैंने राम नाम की माला भी करी 108 बार, तो उसने मेरे साथ चैंटिंग करी वो। तो मतलब वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे चिंता मत करो। तो मारपीट भी की? मारपीट तो जब मैंने एटीएम का उनको अपने मोबाइल का पैटर्न नहीं खोला था, आधार वगैरह इनको चाहिए था, तो तभी इन्होंने शुरू कर दी थी थप्पड़बाजी। 20-25 थप्पड़ मारे, फिर बेल्टों से, लातों से। और आप देखिए 5-7 मिनट तक मेरा गलाया दबाया रखा। मुझे 10 दिन तक मैं कुछ खाने पीने में इतना परेशान हो रहा था। और मतलब आपको क्या बताएं, इतनी हैवानियत कि मेरी लाइफ का ये पहला केस है। मतलब मैंने जो देखा इतनी बुरी ढंग से, कुल भी उनमें तरस नहीं था। उनका लक्ष्य होता है कि कम से कम 1 से सवा लाख रुपए तो हम करेंगे ही टारगेट आज, और 8-10 लोगों का गैंग होता है। तो बाद में फिर ये सारी इंसिडेंट हो गई। रात को 2:30-3 बजे उन्होंने मुझे, जब मतलब इनका काम पेट भर गया सब कुछ, ये सक्सेस नहीं हो पा रहे थे मेरे और बैंक अकाउंट में सेंध लगाने में, फिर इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स की शॉपिंग भी करी एजियो पे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप 50,000 कैश दो और 5 मिनट में जाओ। और फिर मैंने कहा मेरे पास तो कोई भी नहीं है कैश व 1 रुपये भी। फिर इन्होंने 20,000 मांगे आधा घंटे के बाद। इन्होंने मेरे मोबाइल से, मतलब अपने मोबाइल में सारा सिम लगा के मेरा फेस को इन्होंने आधार से वो भी किया, बायोमेट्रिक एक तरह से फेस ऑथेंटिकेशन यूज़ किया लोन लेने के लिए। दे वर ट्राइंग कि 8-10 लाख का लोन मेरे नाम से आ जाए। तो मतलब इतना बुरा ढंग, इन्होंने OLX यूज़ किया, इन्होंने बहुत सारे ऐप्स यूज़ किए, FY ऐप यूज़ किया, और भी बहुत सारी मतलब ऐप्स ऐसे यूज़ किए फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। और मतलब कुल मिला के फिर रात के, जब मेरा मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने लगी तो मेरे से चार्जर मांगने लगे। तो मैंने कहा मैं नहीं दे रहा, तो ज़बरदस्ती मेरा बैग ले गए। मेरे बैग में कुछ मूंगफली वगैरह थे, वो भी इन्होंने खाई बैठ के आराम से। और क्या ही बताएं, फिर मेरे टिफ़िन्स भी इन्होंने निकाल लिए बैग के, पूरा बैग तलाश लिया था वो तो पहली बार में ही, लास्ट में फिर दोबारा भी तलाशा। तो इन्होंने चार्जर ज़बरदस्ती ले लिया था। फिर 2:30 बजे इनके मन में आया कि अब इनको छोड़ दिया जाए, तो मेरे कपड़े देने लगे थे। और फिर मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं वहाँ से उतर रहा था तो 5-6 लोग तो मेरी आंखों के सामने थे। एक और बालों वाला लड़का भी था जो वहाँ से भाग रहा था। तो उस घर में मतलब जो है वो फिर बाद में मतलब ट्रैक नहीं हो पा रहा था मेरे मोबाइल की लास्ट लोकेशन से। मैंने उसको ट्रैक करके पुलिस को बताया कि यहाँ का एड्रेस है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या नाम है, ये तो मोबाइल की टॉवर की लोकेशन पकड़ता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो हमने दूसरी बार फिर से प्रयास किया, हमने FIR कराने की कोशिश की। हम अगले दिन ही, पहले तो मैं उस दिन सुबह जब 3:30 बजे छोड़ा, जब ये जा रहे थे तो वहीं पास में ही आधा किलोमीटर दूरी पे एक पुलिस वाले सर आ रहे थे अपनी ड्यूटी से। तो जैसे ही पुलिस को देखा, ये 2 लोग थे मेरे, एक आगे के पीछे, एकदम से मतलब इनका बाइक रुक गई। और जैसे ही बाइक रुकी तो मैंने कहा ये पुलिस लग रही है जो ये इसलिए रुक गए हैं। तो मैंने उनकी कैब से उनको पहचान लिया। फिर मैंने कहा किडनैपर किडनैपर। तो एकदम जैसे ही मैंने बोला तो बाइक वाला आगे की तरफ भागने लगा, और जिसके पास मेरा मोबाइल था तो वो शायद वो हैंड ओवर करते मुझे बाद में, क्योंकि ये स्टोरी ऐसे ही करते हैं, वो बाद में दे देते हैं सामान। तो मतलब वो मोबाइल भी लेके भाग गए। अब मैं उस समय बिल्कुल असहाय था, मेरे को डर था कि क्या ही हो जाएगा आज तो। फिर भी जैसे तैसे मैंने को संभाला। 2 पति पत्नी साथ में जा रहे थे। मैंने उनसे कहा मुझे मदद चाहिए आपकी 3 बजे के करीब, और मेरे घर पे आप फ़ोन कीजिए। तो उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे घर में उस समय उठाया नहीं, सो गए होंगे लोग। तो मतलब उसके बाद पुलिस वाला ये कह के चला गया, जो वो थे बाइक पर, मुझे लगा कि वो मदद कर देंगे। कह रहे मेरी ड्यूटी तो ओवर हो गई, आप जो है वहाँ वैन खड़ी है PCR, वहाँ जाइए। और मैं 500 मीटर की दूरी पे उस वैन के पास भी गया। उस वैन ने कहा हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, आप हर्ष विहार थाने जाओ, वहीं कुछ होगा। थाने गए आप? तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं थाना कैसे जाऊं। फिर किसी ने कहा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है तो आप चले जाओ। मैंने कहा लेकिन मुझे रिस्क लग रहा है। किसी ने बताया वहाँ जेल भी है। तो फिर मैं वहाँ पे क्रॉस करके DTC का टर्मिनल है गोकुलपुरी का, तो वो दिख नहीं रहा था। कोहरा उस दिन 2:30 बजे 3 बजे बहुत हो गया था। तो लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला, मैंने वहाँ जो DTC के अंदर एक छोटा सा कमरा बाहर सड़क पे ही था, उनसे पूछा कि मैंने कहा मैं क्या करूँ ऐसे समय। बोला आप गोकुलपुरी स्टेशन जाओ। फिर मैं गोकुलपुरी स्टेशन गया, आधा घंटा वहाँ उनको मैंने मनहार की, मेरी कंप्लेन करो।
वो बोले तुम्हारा ये थाना नहीं है, वो तो हर्ष बिहार है। तो मैंने कहा मुझे वहाँ छुड़वा दो। कह रहे नहीं हम नहीं छुड़वा सकते, बाइक नहीं कुछ नहीं। फिर वो उनके पुलिस वाले कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा आप मुझे घर की तरफ ही छुड़वा दो, मैं एफआईआर ऑनलाइन कर दूंगा। तो कालका जी की तरफ जा रहे थे बट उन्होंने मुझे तब भी सहायता नहीं करी। रात के 3-4 बजे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, सर मैं अब कहाँ जाऊँ, मुझे कम से कम कालका जी की तरफ छोड़ दो, वहाँ से मैं अपने घर चला जाऊँगा। नोबडी हेल्प्ड मी एट दैट नाइट। और उसके बाद मतलब 2 घंटा मारा मैं फिरता रहा पूरी सड़क पे। 5 बजे पहली बस मुझे मिली और उससे मैं ISBT मेट्रो पे आया। इन्होंने मुझे 100 रुपये दे दिए थे क्रिमिनल्स ने, तो मैंने उसी पैसे से मतलब बस की टिकट ली और फिर पहली मेट्रो से मैं 7 बजे घर पहुंचा अपने। और मैंने मम्मी को जगाया, बोला कि मम्मी वो तो किडनैप ही हो गया आज रात, मतलब मेरे साथ इतना बड़ा दुर्दशा। फिर ATM से कार्ड से चेक किया तो पता चला 1,25,000 रुपये निकाले जा चुके थे। उसके बाद कब फिर एफआईआर हुई आप? तो मैं पहले दिन जैसे ये हो सब हो गया, हमने संभाला, बैंक से स्टेटमेंट वगैरह मंगाए। उसके बाद मतलब ये सोचिए आप कि रात को मतलब वो शाम को 5-6 बजे हम हर्ष बिहार पहुंच गए और हमने कहा कि सर हमारी कंप्लेन है ये। कह रहे नहीं ये तो लोनी बॉर्डर का पड़ता है, हम नहीं लेंगे, आप मतलब पहले ना एड्रेस को वो पहचानिए क्राइम जहाँ पे हुआ है। तो मतलब ये हमारी ड्यूटी थी कि उस जगह को भी पहचानना। और 4 घंटे हम खड़े रहे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मतलब हमने 100 नंबर पे कॉल किया तो SHO ने हमारी एक कागज़ पे कंप्लेन लिखवा ली और हमारे जो सो कॉल्ड IO थे वो उस दिन थे नहीं। तो फिर मैंने अगले दिन बात करी उनसे ये कंप्लेन देके कि मैंने क्या हुआ, बोले हम आपकी सारी सहायता करेंगे, आज मोदी जी की रैली है, आज थोड़ा टाइम दे दो। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप सोमवार को आ जाओ। सोमवार को गए तो वहाँ भी उन्होंने सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स लिए, पूछा, सब किया। लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि कुछ हो नहीं रहा। 2 दिन बीत गए इस चीज़ को, टोटल 4 दिन बीत गए। तो उसके बाद मैं परेशान हो गया। एक दिन मैंने ऑफिस से ही 100 नंबर पर कॉल कर दिया। तो फिर इनके SHO का फ़ोन आया हर्ष बिहार की कि क्या हुआ, क्यों इतना परेशान। मैंने कहा मेरी आप क्यों नहीं FIR करते हैं, आप मेरा मतलब क्यों नहीं ट्रेस करते हैं। तो कह रहे आप पहले वो जगह तलाशो कौन सी है, कौन सा घर था। तो फिर मैंने अपने फाइंड माई लोकेशन का जो ट्रैक आ रहा था उस दिन फिर हम अगले दिन फिर गए थाने और मतलब पुलिस वाले मेरे साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे। और उसके बाद हरी की कृपा से मतलब वो जगह हमने ट्रेस कर ली और बाई चांस मुझे सारा कुछ याद आ गया जो मेरे साथ उस दिन ले गया था। हलवाई की दुकान थी उस गली में 2। और मतलब जैसे ही हम गए तो पूछा कि इस घर में आप कहाँ थे, एक लेडीज़ निकल के आई। तो उन्होंने कहा हम शुक्र को कहीं गए थे, ये थे। मतलब कुल मिला के जो भी मैंने कहा सारा चीज़ जब पता चल गया तब पुलिस ने हमारी FIR करी है। और रात को 9 बजे FIR होते ही सुबह 6 बजे 5-6 लोग अरेस्ट हुए हैं। सारे यार सोए कोई बच्चा है अभी भी मुझे ये लगता है जो घर से बालों वाला भाग रहा था वो बाहर है और एक मेन कल्प्रिट जो बाइक पर लेके गया वो वैष्णो देवी और यहाँ पटनी टॉप चला गया था अपने गैंग के साथ। तो वो मतलब बाहर था उस समय, तो वो मतलब सरेंडर नहीं कर रहा था, वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं पुलिस से कह रहा था कि भाई इसको भी अरेस्ट करिए। तो कुल मिला के जब वो आ गया, वो फिर जब मैंने ज़्यादा दबाव बनाया तो पुलिस ने, क्योंकि उसका नाम भी नहीं लिखा था, जबकि एट द टाइम ऑफ जब रिपोर्टिंग FIR उसका असली नाम भी पता चल गया था, क्योंकि सेम केसेस उस थाने में और भी थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसने अपने सरेंडर की याचिका दी उस लड़के ने और उसका नाम भरत कश्यप था। और फिर उसके बाद कोर्ट ने उसको डिसमिस किया, तब जाके वो उसने सरेंडर किया। फिर पुलिस ने उसको रिमांड पे लिया और तब जाके मतलब वो हुआ है। तो ये जो ऐप होते हैं क्या आप पहले भी इस ऐप के जरिए किसी से मिले हैं और कोई तरीका होता है वेरिफिकेशन का जिससे आप मिलने जा रहे हैं? जब हम ये ऐप के थ्रू मिलते हैं तो हम वीडियो कॉल वगैरह करके देखते हैं, कुछ उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह सर्च करके देखते हैं। तो मतलब ऐसे करके मैं मिला, काफ़ी सावधानी रखी। हालांकि एक बार ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहले कभी हुआ था 1-2 साल पहले, मैं ऐसे किसी के साथ ड्रिफ्ट ले ली थी। लेकिन उस समय हरी कृपा से मतलब मैं छूट गया, उन्होंने मुझको तरस खा के छोड़ा। लेकिन वेरिफिकेशन का तो आप किसी पर ट्रस्ट ही कर सकते हैं और फिर भी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और मानिए आप एक जने से मिलने गए, 8 गुंडे आ जाएं तो उस समय आप क्या करेंगे, कोई आपके साथ हमने हथियार लेके खड़ा हो तो जिस ऐप के जरिए आप मिले थे उस ऐप के जो अधिकारी उनको आपने कोई मेल किया, कुछ उनसे भी आपने सवाल पूछे? मैंने उनको मेल किया है। और उनका इंडिया में सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है, इतना ये प्रचार करते हैं, वैलेंटाइन का वीक आ रहा है, डेटिंग ऐप बम्बल, टिंडर और ये सब होते हैं जो ग्रिंडर, तो इतने सारे केसेस पूरे भारत में 8-10 आ रहे हैं। मैंने इनको कंप्लेन की, लेकिन ये लोग इंडिया में ना तो इनकी कोई हेल्प डेस्क है, ना कोई ग्रीवेंस ऑफिसर है। और बहुत शेमफुल सिचुएशन है कि ऐसे में विक्टिम जो मतलब रहते भी नहीं होंगे इस दुनिया में, कई बार ऐसे भी मैंने सुने हैं
तो मतलब वो उनका तो कोई ट्रेसिंग ही नहीं होता है। और जो हम जैसे बड़ी मुश्किल से केस दर्ज होते हैं तो मतलब कोई इसका सहायता नहीं है। नो एनजीओ जो इस तरह से क्यूर पीपल के लिए काम करती है वो भी कोई मदद नहीं करता। कुल मिला के बहुत ही असहाय जैसी स्थिति है। मैं सभी जो मेरी स्टोरी सुन रहे हैं मैं उससे कहना चाहता हूँ भाई आजकल ये जो डेटिंग ऐप्स हैं ये सारे किडनैपर्स के लिए और गुंडों के लिए एक एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का साधन बन गया है। तो आप थोड़ा सावधान रहिए और इसमें ऐप्स में जाने से 1000 बार सोचिए पहले तब आप जाइए। तो अभी आप दोबारा डेटिंग जाएंगे डेटिंग ऐप में? नहीं मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही भयावह है। मेरी तो लाइफ मुश्किल से सेव हुई है। तो अब मुझे मतलब विश्वास अब पहले मैं कर लेता था कि चलो भाई हम अच्छे हैं तो सामने वाला अच्छा होगा, बट अब मैं किस मुश्किल है मतलब किसी का एक विश्वासघात जो किया है ना, आदमी विश्वास से इस दुनिया पे चल रहा है। तो ये बहुत ही भयंकर मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। मैं जैसे तैसे उस दिन बची है लाइफ। क्या और भी विक्टिम ऐसे हैं जो आपकी तरह शिकार हुए हैं? क्या आपकी कोई विक्टिम संपर्क में है आपसे? हाँ, मैंने कुछ लोगों से पूछा था अभी जैसे लास्ट ईयर भी एक हैं गुड़गांव के और वो सेक्रेटरी हैं ऑफिस में, तो मतलब उनके साथ भी हुआ था। उनके साथ 2.5 लाख रुपए निकाले थे उनके और वो लोग 6 लोग अरेस्ट भी हुए थे। 1 महीने बाद एफआईआर हुई थी और उसके बाद सबसे बड़ी सरप्राइज़ है कि उनको बेल हो जाती है और फिर बेल के बाद इन लोगों ने मेरे साथ क्राइम कर दिया है 3 महीने के अंदर ही। तो मैं तो इस प्रशासन से, भारत के जो मीडिया है और भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे केसेस को ट्रेस कीजिए। क्या एक ह्यूमन बीइंग, क्या एक आदमी की, इंसान की जान नहीं होती? एक लड़की के साथ ऐसा हो जाता 7-7 घंटे लॉक करके, अब ठंड में बिना कपड़ों के, और इतना टॉर्चर होता तो पूरी दिल्ली की मीडिया हिल जाती, पूरे देश की मीडिया हिल जाती। निर्भया कांड अब सबको याद है। आप बताइए क्या एक इंसान की, एक मनुष्य की कीमत नहीं है क्या जीवन की? मेरे को मतलब प्रकृति ने जन्म दिया है, क्या मुझे हक नहीं इस पृथ्वी पर रहने का? और मतलब इस तरीके से इतना इनह्यूमन बिहेवियर, उसके बाद पुलिस 4-4 बार घुमाती है और उसके बाद मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होते। मेरे टिफिन्स भी वहाँ से मतलब निकाले नहीं गए उस कमरे से। और मुझे ये लगता है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ उसके आदमी को अभी तक भी अरेस्ट नहीं किया है। आखिर वो घर किसका था और उसका एड्रेस जब पुलिस के पास है तो अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको छोड़ा गया? क्या वो मतलब गुनह में साथ नहीं दे रही? तो मेरा ये मांग है कि आप इतने संवेदनशील बनिए। आप कहते हैं कि हम लोग सदैव तत्पर आपके साथ, दिल्ली पुलिस तो सहायता के लिए, लेकिन आप देखिए मेरे को उस दिन 2-2 पुलिस वाले मिले और 100 नंबर की व्हीकल मिली, किसी ने मुझे हेल्प करी? थाने तक ने हेल्प नहीं करी। आपने कोई इंस्टाग्राम पेज बनाया है, वो किस लिए बनाया है, क्या है वो? मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है। मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे विक्टिम्स हैं घबराएं ना। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो फिर कम से कम अपनी स्टोरी शेयर करें। और मतलब पुलिस थाने में जब तक एफआईआर ना हो आप वहाँ से उठें ना, 100 नंबर पे कॉल करें। तो टिंडर ग्रिंडर विक्टिम के नाम से एक बनाया है ताकि जो इस तरह के विक्टिम हमारे हो जाते हैं शिकार, तो वो इस चीज़ को रिपोर्ट करें ताकि क्रिमिनल्स इसका मिसयूज़ ना करें, फ़ायदा ना उठाएं। और आजकल ये लोग जो काम करते हैं वो नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते। विक्टिम जो ये क्रिमिनल्स हैं ये इंस्टाग्राम कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। इनके जेल से निकलने की स्टोरी, इनसे गिरफ्तार होने की स्टोरी, ये इस चीज़ को हीरो के रूप में पेश करते हैं। और मतलब और भी बच्चों लोगों को इनको मिसगाइड करते हैं और इनको कमाने की फुर्सत नहीं, केवल ये क्राइम की में शौक रखते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। पुलिस को इस चीज़ की जानकारी है फिर भी कुछ काम नहीं करती। ऐसे हज़ारों बच्चे मैंने देखे कि इस तरह से मतलब कर रहे हैं। इस पेज पे कुछ लोग संपर्क में आए आपके? हाँ, मुझे कभी गाज़ियाबाद में भी जो लास्ट वीक इंसिडेंट हुआ वो भी बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं और मतलब उनके लाइफ में वो डिस्टर्ब भी हैं कि कहीं किसी को मतलब और ऐसे खबर ना हो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने हिम्मत करके 10 दिन के बाद केस दर्ज करवाया है। 3 लोग अरेस्ट हुए। तो मतलब लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं। आप सोचिए, एक मतलब खुशी भरी ज़िंदगी जी रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, अब किसी का क्या पता कोई क्रिमिनल मिल जाएगा, तो मतलब वो डिप्रेशन में है। क्योंकि किसको कहे? मैंने कहा आप अपनी बात अपने दिल में मत रखिए, आप कहिए, शेयर कीजिए। तो आई एम ह्यूमन बीइंग, तो मैं आपकी मदद करूँगा। आपको लगता है कि लोग सामने आके बात करेंगे तो जो ज़्यादा अवेयरनेस आएगी? हाँ, लोगों को आना चाहिए। जो कुछ गलत हुआ है तो उसको बताना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट ए क्रिमिनल। हमने कोई क्राइम नहीं किया है। क्राइम उन लोगों ने किया है जो ये ऐसे गलत काम करते हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आजकल हमारी मानसिकता समाज में ऐसी है कि मतलब ये सोचते हैं कि कुछ हम गुनहगार हैं, हम कोई गुनहगार नहीं है। फिर मीडिया और ये सारे न्यूज़पेपर इन चीज़ों को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्यों टीवी में इनके प्रचार होते हैं फ्री फंड में? तो फिर क्यों नहीं हेल्प डेस्क बनता है? ग्रीवेंस के लिए क्यों नहीं हेल्प डेस्क नहीं बनाने की कोई मांग क्यों नहीं होती है? वैलेंटाइन वीक आ रहा है, इतने लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरे देश में 25 से 30 केस मैंने पिछले महीने पढ़े आ गए हैं। हर जगह ऐसे टाइप के गिरोह सक्रिय हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। इस देश में क्या हो रहा है ये? कोई इसको सुनवाई क्यों नहीं करता है? तो ये
वो विक्टिम हैं जो 7 घंटे तक कैद रहे, डेटिंग ऐप पर गए। तो डेटिंग ऐप पर अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि डेटिंग ऐप पर जाने के बाद जहां आप प्यार तलाशते हैं कहीं वहां पर आपके दुश्मन ना मिल जाएं, आपका सामना आपके अपराधियों से ना हो जाए, ये आपको एक बार देखना होगा, एक बार वेरीफाई करना होगा। और डेटिंग ऐप पर जाने के बाद अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो 100 बार आप सोचिए, उसका वेरिफिकेशन कीजिए और तभी जाइए। और अगर कोई घटना होती भी है तो उसको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं अलग अलग तरीक़ों से। जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के अपराधी हैं, जो इस तरह के गैंग हैं, वो अलग अलग बहानों से लोगों को बुलाते हैं डेटिंग ऐप के ज़रिए और फिर उनके साथ में चीटिंग करते हैं, ठगी करते हैं, लूटपाट करते हैं और कई बार हत्याएँ भी कर देते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।